एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन शुड बी। तो यहाँ पर ये रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम 2+, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एन, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों जो रेशियो तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी का था बेटा -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई Z² है ना, Z² तो जेड का वैल्यू लिथियम के लिए क्या रखा जाए यहाँ पर बेटा, बताओ। लिथियम के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, है ना। और यहाँ पर एन का वैल्यू भी 3 होगा, ठीक है। तो 3² डिवाइड बाई 3², तो ये कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये होगा। आगे निकलते हैं, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है, हीलियम प्लस, तो इसका निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? प्लस 13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 13.6 जेड का वैल्यू हीलियम के लिए 2 होता है, तो 2² 4 हो जाएगा, और n का वैल्यू यहाँ पर दिया गया फोर्थ ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा 4², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये बचेगा यहाँ पर। तो ये रेशियो यहाँ पर ऊपर रख देना है, ठीक है, तो रेशियो रख देना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? -8 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी पार्ट। तो ये रेशियो कितना आ रहा है? -8:1 आ रहा है ना। हाँ। और कोई डाउट किसी को? सर 11th क्वेश्चन नंबर 11, the ratio of the volume of atom and the volume of nucleus is। तो वॉल्यूम ऑफ एटम तो मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। तो एटम का साइज रेडियस कितना होता है? जो एटम है, एटम का रेडियस होता है R = 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए, R न्यूक्लियस = 10⁻⁻50 मीटर, ये होता है। तो तुम्हें मालूम है ना बेटा? यस सर। नहीं मालूम है? इसको देख लेना, रदरफोर्ड मॉडल में लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल में तुम्हें मिल जाएगा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम, अब जो न्यूक्लियस है स्फेरिकल होता है, एटम भी स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम की बात किया जाए, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम = 4/3 πr³, ये होगा, ठीक है। πr³ होता है बेटा इस तरह से। तो यहाँ पर जो रेशियो लेना है वो एटम टू द न्यूक्लियस लेना है ना, एटम एंड द न्यूक्लियस। तो एटम डिवाइड बाय न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के क्या होगा 4/3 पाई आर न्यूक्लियस क्यूब, ठीक है। तो आर को यहाँ पर रख देंगे हम लोग, है ना। तो जो कैंसिल करना है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या होगा आर डिवाइड बाई RN होल क्यूब। तो आर का वैल्यू कितना है एटम के लिए? 10⁻⁻10, न्यूक्लियस के लिए कितना होगा यहाँ पर? 10⁻⁻15 होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻15 आ जाएगा, आंसर जाएगा सी पार्ट, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 25। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन 25 एकदम लास्ट वन। 25 से पहले कोई डाउट? 12 पहले का हो गया है। 12 ओके 12 देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस,
which value is closest to the wavelength of a nanometers of quantum of light of the frequency of this. ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है और बोल रहा है which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum light quantum. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी जो है इसको रख लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 7.5 into 10 पावर 15 सेकंड इनवर्स. तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है. ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बेटा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर. अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हें मालूम है तो वेवलेंथ निकल आएगा, है ना. तो जो फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लेमडा होता है. तो वेवलेंथ तुम्हें निकाला तो लेमडा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू c डिवाइड बाई न्यू होगा. वेवलेंथ तुम्हें निकालना हो तो वेवलेंथ निकलेगा. तो स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है 3.0 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये साइन दिया है मीटर पर सेकेंड में और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 7.5 into 10 पावर 15 हर्ट्ज. ठीक है, इसको रख दोगे. सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7.5 into 10 रेज टू द पावर. तो 8 और 15 हो जाएगा 10 पावर माइनस 7. ठीक है, तो ये तुम्हारा किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट है. नैनोमीटर मतलब 1 मीटर में जो नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 into 7.5 into 10 पावर माइनस 7 into 10 पावर, नैनोमीटर है तो 10 पावर 9 हो जाएगा. 1 मीटर में 10 पावर 9 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर हो जाएगा ये. ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7.5 कर दो, 7.5. ठीक है, इज इक्वल टू 0.4. ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 हो जाएगा. तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 40 आ जाएगा ये ना, 40. तो आंसर डी पर आ जा रहा है बेटा, देखो 40 दिया गया है. इसकी वजह से 4.0 into 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वही दिया गया है. सर ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चीजें दिया रहता है, जैसे कांस्टेंट दिया गया, इसका कांस्टेंट में कोई यूज नहीं है ना, जिसका यूज नहीं उसका यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 25 से पहले और कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? नो सर. नो सर. और किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो 25 देख लेते हैं क्या है 25 में. आप लोग पूछ रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. ओके, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई होता है. यस सर, है ना. यस. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nh बाई 2 पाई. ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. तो जो mvr का वैल्यू है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये तुम्हें निकालना है. तो अब देखो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2.2n. अब इसका वैल्यू r के टर्म से रखना है. ठीक है, जो nh बाई 2 पाई है इसका वैल्यू r के टर्म्स में रखना है. ठीक है, तो मतलब nh डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू r के टर्म्स में रखो. तो यहाँ पर वेरिएबल क्या बेटा, nh बाई 2 पाई ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज mvr. ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई r. तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2.118 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर z स्क्वायर बाई n. देख लेना बेटा. यस सर. z बाई n. ठीक, z बाई n मल्टीप्लाइड बाई r. ठीक है सर. सर मैंने इसे दूसरे मेथड से किया था. कौन सा मेथड? सर मैंने दो फोर्सेस को इक्वल कर दिया, कोलम्बिक फोर्स को और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसे. तो उससे क्या है सर, एक मैं बताता हूँ. जैसे
mv स्क्वायर अपॉन r होता है इज इक्वल टू kz स्क्वायर mv अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू kz स्क्वायर ये अपॉन r स्क्वायर। जेड स्क्वायर नहीं होगा, जेड ई स्क्वायर यस सर, डिवाइड बाई kz। r। यस सर। तो अब क्या करेंगे, हम LHS और RHS को m से डिवाइड कर m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया m यस, से, m से। m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू m और r जेड और ई स्क्वायर। यस सर। सर नीचे ये r कर स्क्वायर दिया, होगा ना, और r स्क्वायर नीचे को r ऊपर ले स्क्वायर। जाएंगे, ठीक, r स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे। r साइड को r स्क्वायर को उन्होंने मल्टीप्लाई था, m स्क्वायर यस v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू m जेड ई स्क्वायर। यस सर। तो अब अब ऊपर जो आ गया वो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। हाँ, एम वी आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, एम जेड ई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जेड ई स्क्वायर आर। तो अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी हाँ तो हटा दोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर। ठीक है, यस तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी पार्ट, बी पार्ट यहाँ पर है ना। तो ठीक है, ये भी सही है। आप किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट है? सर। और किसी कोई डाउट है? नहीं। नो सर। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था हो गया था बेटा? कुछ होमवर्क दिया गया था? ये बताया गया तुम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, Yes, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में कोई डाउट है तुम लोगों को? से मैंने बताया था हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इस तरह से रेडियस बनाकर, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर होगा। ठीक है, और अलग अलग सीरीज, लाइमन, बॉमर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सीरीज क्या होता है बताया था। और विजुअल रेंज कहाँ पर होगा ये मैंने बताया था। लेमडा मैक्स और लेमडा मिन क्या होता है बताया था, है ना, कि हाईएस्ट लेमडा कहाँ पर होगा, लोवेस्ट लेमडा कहाँ पर होगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बेटा पढ़ना है, एक फार्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, वो तुम्हें देखना होगा। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। पूछ लो सर बैंड क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम? बैंड स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम एक होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है ना। देखो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब एक लाइन के जो, ये तुम्हारा फोटोग्राफिक फिल्म हो गया है ना, फोटोग्राफिक फिल्म है, इसमें अगर एक लाइन के फॉर्म में जो तुमने यहाँ पर इमेज लिया है ना, यहाँ प्रिज्म लगाया, प्रिज्म लगाने के बाद जो यहाँ पर वेवलेंथ दिख रहा है वो लाइन के फॉर्म में यहाँ पर मैपिंग हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कभी कभी क्या होता है कि लाइन न मिलकर यहाँ पर एक बैंड मिलता है। ठीक है, बैंड क्या होगा कि देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक मोटा सा इस तरह से लाइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, लाइन बना रहा मैं, है ना, इस तरह से मोटा सा एक लाइन, थिक लाइन यहाँ पर ना दिखाई देगा। थोड़ा सा कलर में चेंज कर इसका कलर में अगर ये वाला कर लेता हूँ तो तुम्हें क्लियर दिखाई देगा। अगर इस तरह से लाइन मोटा दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग यहाँ पे तुम्हें इस तरह से लाइन दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा थिक लाइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक लाइन नहीं है, ये क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। इसमें तुम देखोगे यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन से जुड़े होंगे ना, तो इस तरह से अगर तुम्हें स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, इसको बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर वेवलेंथ कुछ होगा लैम्डा, है ना, और अगर इस लाइन के दूसरे एंड पर जाओगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो दूसरा हो जाएगा। मतलब वेवलेंथ जो है यहाँ पर स्लाइटली चेंज होता रहेगा। यहाँ से एक ही लाइन बेटा, यहाँ पे तुम देखो एक ही लाइन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ तुम्हें दिखाई देगा, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 2 तक। तो अगर ये विजुअल रेंज में आ रहा है तुम्हें इस तरह दिख रहा है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। यस सर, यस। एक कलर तुम्हें चेंज होते हुए दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो तुम्हें कलर दिखाई देगा, है ना, वो एक सिंगल कलर न होकर एक मल्टीपल कलर होगा इस तरह से ना, यहाँ पर ढेर सारे कलर तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तरह से तुम्हें दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा अलग अलग कलर, है ना, इसको बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना तुम्हें, बैंड स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल लाइन स्पेक्ट्रम है सिलेबस में। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करोगे, है मैंने बता दिया कि बैंड ये क्या होता है। ठीक है, बैंड मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा बैंड का मतलब? बैंड मतलब थिक लाइन, और लाइन मतलब पतला सा लाइन, एक सिंगल वेवलेंथ का लाइन। ठीक है,
ओके, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है बेटा? जब तुमने प्रिज्म से इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इमेज लिया है ना, जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसका तुमने इमेज लिया, ठीक बेटा? तो यहाँ पर अलग अलग ढेर सारी इस तरह से लाइन आ रहे हैं, है ना? तो अब ये कितने लाइंस यहाँ पर क्रिएट होंगे? 1 2 3, कितने लाइंस होता है? मतलब लाइवन सीरीज आ रहा है, तो लाइवन सीरीज में कितनी लाइन बनेंगे? तो इस लाइन को क्या बोलोगे बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? ये तुम्हारा स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? तो यहाँ पर कितने स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होंगे वो तुम्हें बताना है, ठीक बेटा? तो अब मान लेते हैं जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 में है ना? और n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ये n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं अलग अलग लाइन बना ले रहा हूँ। n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया, n इज इक्वल टू 4, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है? तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर क्रिएट होंगे वो तुम्हें बताना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 में है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है n इज इक्वल टू 1 में आने का? सब सारी प्रोबेबिलिटी को काउंट करोगे और जितने भी लाइन होंगे उस लाइन को तुम्हें बताना होगा काउंट करके, ठीक है? पहला प्रोबेबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके n इज इक्वल टू 1 में आ जाए, ठीक है? n इज इक्वल टू 1 में आ गया तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक लाइन इस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। जो फोटोग्राफी प्लेट है उस पर एक लाइन इस तरह से तुम्हें दिखाई देगी। एक मैपिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है? दूसरा क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है पहले n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 2 पर आए, ठीक है? बेटा समझ में आ रहा है? n इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 पर नहीं आया, 4 से पहले 2 पर आया और फिर 2 से 1 पर आ रहा है, 4 से 2 पर और 2 से 1 पर। तो यहाँ पर इन दोनों का एनर्जी अलग अलग होगा, 2 to 1 एनर्जी अलग होगा और 4 to 2 एनर्जी अलग होगा। तो दो अलग अलग एनर्जी का तुम्हें दो अलग अलग लाइन इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है? दो लाइन और तुम्हें दिखाई देगा इस तरह से। और क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा? दिख रहा है कुछ और कुछ हो सकता है बेटा यहाँ पर? सर 4 से 3, 4 से 3 में आ जाए और 3 से 2 हो सकता है, 3 से 2, 3 से 2, ओके। और फिर 2 से 1 में आ जाए, 2 से 1 में तो आ गए, यहाँ पर लिख दिया, एक लाइन बना लिया है। तो अब तुम्हें दो, हाँ तो अब तुम्हें दो और लाइन मिला है यहाँ पर, देखो एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है? दो और एनर्जी का लाइन जो मिला, एक ये एक ये, दो मिल गया, तूने दो ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब और कुछ छूट गया बेटा? एक और सकता है यहाँ पर 2 से 1 है ना? एक लाइन और मिल गया। और कुछ हो सकता है यहाँ पर सर? 3 से 1, 4 से 3 आ जाए और 3 से डायरेक्ट 1 पर आ जाए, ठीक है? ये भी तो सकता है बेटा। 4 से 3 पर आया, 3 से डायरेक्ट 1 पर, तो 4 to 3 वाला लाइन तुमने ड्रॉ कर लिया है। अभी एक बचा तुम्हारा 3 to 1, तो ये 3 to 1 वाला भी तुमने ड्रॉ कर लिया। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसको तुम काउंट करोगे, है ना? तो एक ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है? दो अलग अलग नहीं है। 4 to 3 तुमने दो बार बना दिया, तो ये है ना? तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन होगा बेटा? 1 6, हाँ, तो यहाँ पर 6 स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हें मिलेगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन है। तो जो तुमने 6 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, है ना? ये तुमने अगर n का वैल्यू कम है तो उसके तुम बना सकते हो, लेकिन जैसे जैसे n का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, मान लो n का वैल्यू 10 हो गया, 15 हो गया, 100 हो गया, तो वहां पे इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि 1 by 1 तुम लाइन को ड्रॉ करोगे, मैचिंग कराओगे और फिर उसके बाद तुम निकालोगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लिखोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? इज इक्वल टू n2 minus n1, ठीक है? इन अदर ब्रैकेट n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाई 2। ये बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन,
ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहा है। तो यहाँ पर N2 क्या है बेटा, N2 मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है। यहाँ पर 4 से इलेक्ट्रॉन 1 पर आ रहा है ना, तो N2 तुम्हारा हो गया 4, N1 क्या होगा 1 यहाँ, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर N2 मतलब N2 इज इक्वल टू 4 है ना, N2 इज इक्वल टू 4 है और N1 इज इक्वल टू 1 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ में यहाँ पे निकालना है। तो 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना जा रहा है बेटा, 6 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वेरीफाई भी है, मतलब ये जो फॉर्मूला है तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये तुम्हें यहाँ पर अब याद करना होगा, ठीक है। याद कर लोगे बेटा? तो मैं इसको हाँ मैं इस तरह से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लो। ओके बेटा, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का आसान सा क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैंने नोट किया है यहाँ पर क्वेश्चन को, तो उसको लिख लेते हैं। Okay, when an electron jumps from fifth excited state to second excited state in hydrogen atom, the number of line produced in Balmer series is, ठीक है। तो फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है और तुम्हें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताना है बेटा इन बामर सीरीज। तो बताओ कितना होगा? तो 6 होना चाहिए। 6 सबका 6 आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है तो 6 होगा। यस सर 6 ठीक है, 5 से 2 में अगर आ रहा है, देखो अगर 5 से 2 में आएगा तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन होगा। लेकिन आगे पढ़ो, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होता है, बामर सीरीज फॉर बामर सीरीज है ना, जो बामर सीरीज होता है, बामर सीरीज में N1 इज इक्वल टू 2 है ना, और N2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट से N इज इक्वल टू 2 में आ रहा है कोई भी लाइन? देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ, N इज इक्वल टू, जो एक्साइटेड स्टेट होता है N+1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो N है N1 इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि N इज इक्वल टू 6 से N इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, ठीक है। तो ये बामर सीरीज नहीं है, बामर के बाद वाला सीरीज है ना। बामर के बाद क्या आता है बेटा, ब्रैकेट आता है ना, ब्रैकेट क्वेश्चन है ना। तो वहां का ये सब लाइन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। N इज इक्वल टू 2 में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 होगा, इसलिए आंसर यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक बेटा। सर ये एक बार और बता दो, समझ नहीं आया। ओके सर। बेटा तो समझ में नहीं आ रहा, देखो बेटा तुमने बामर सीरीज क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज। तो अब इसके लिए तुम्हें बामर सीरीज के बारे में मालूम होना चाहिए। और बामर सीरीज N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 डॉट 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 ये होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू 2 में आना चाहिए। ऊपर से कितने भी एनर्जी स्टेट हो वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आना चाहिए बेटा, फाइनली इलेक्ट्रॉन तुम्हें आना चाहिए बेटा N इज इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है बेटा, when electron jumps from fifth excited state to second excited state, ठीक है। तो second excited state मतलब क्या होता है, कौन सा एनर्जी लेवल होगा? एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू N+1 होता है। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, तो ये 2+1 है,
तो n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो मतलब कि हाँ, तो यहाँ पर इस तरह तुम निकालोगे, तो यहाँ पर जो n1 का वैल्यू है, n1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया है, इसका मतलब ये क्या है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है ना? यस सर। मतलब 2 में आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, n = 5 से n = 3 में जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बामन सीरीज में एक भी लाइन तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट तो नहीं था इसमें किसी को? और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखो, ये क्वेश्चन बताओ बेटा तुम लोग। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम NH, ये तो बता दिया अभी भी मैंने बता दिया ना। 6 आएगा यहाँ पर, 4 to 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन होगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही कर दिया इसको। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है बेटा मेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, है ना? मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है इसको देख लो यहाँ पर। पहला तो यह है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेडियाई एट एनर्जिंग हाइड्रोजन एटम्स आर गुड एग्रीमेंट विद कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से जो रेडियस आ रहा है, ठीक है, और जो वेलोसिटी आया, रेडियस वेलोसिटी और जो एनर्जी आया, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद और थ्योरी से जो तुमने कैलकुलेट किया, दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गुड मैपिंग हो रहा है ना? तो ये बोर्स थ्योरी करेक्ट होगा इसका मतलब। फिर आगे सेकंड पॉइंट, बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स द इमिशन एंड राडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, जो अलग अलग लाइन मिल रहा है, उसको ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर क्लोज अग्रीमेंट टू द कैलकुलेटेड बाय बोर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर है, जो स्पेक्ट्रम को मैच कर रहा है यहाँ पर, और जो थ्योरी से एनर्जी आ रहा है और प्रैक्टिकल एनर्जी दोनों मिल रहा है बेटा, मैच कर रहा है, तो ये इसका मेरिट हो गया बोर्स थ्योरी का। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है उसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट भी वही स्पेक्ट्रल लाइन, जो ऊपर वाला है, सेकंड थर्ड दोनों एक ही है लगभग, है ना? तो यहाँ पर इमिशन एडजस्टमेंट स्पेक्ट्रम को ये वेरीफाई कर रहा है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहा है हाइड्रोजन स्टेट ऑफ कैलकुलेटेड बाय बोर्स थ्योरी। ऊपर देखो, बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट एक्सप्लेन्स द इमिशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको ये वेरीफाई कर रहा है ना? तो आ जाते हैं बेटा लिमिटेशंस पर। सर वेरीफाई कैसे कर सर एब्जॉर्प्शन? तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है सर। क्या बेटा? सर बोर्स कॉन्सेप्ट है सर एमिशन एब्जॉर्प्शन के, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को सर वेरीफाई कैसे किया? सेकंड पॉइंट बेटा तुम्हारे सिलेबस में क्या है? केवल एमिशन स्पेक्ट्रम है ना? तुम्हारा सिलेबस है यहाँ पर, तुम्हारे सिलेबस में इमिशन स्पेक्ट्रम है, उसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तूने पढ़ा नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, वो भी क्लोजली इसको वेरीफाई करता है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने अभी तो जो पढ़ा हुआ है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, और जो यहाँ पर जो मैंने बताया था बेटा, है ना, कि इसमें एब्जॉर्प्शन लाइन, यहाँ पर जो लाइन होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन से 2 टाइप का होगा ना यहाँ पर, स्पेक्ट्रम इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इसको वेरीफाई करता है, जो बोर्स थ्योरी है इसको, है ना, बोर्स थ्योरी को यहाँ पर वेरीफाई करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी। ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रम इसको सर कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है सर, बोर्स थ्योरी से ये इधर स्पेक्ट्रम कैसे हुए वेरीफाई सर? ये बता बेटा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना? अच्छा, कैसे वेरीफाई कर रहा है बेटा? यहाँ देखो, जब तुमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बनाया, यहाँ पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब में तुमने गैस को फिलअप किया, है ना? तो यहाँ से जो लाइन मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर,
उसको तुमने रीड कर लिया कि हाँ इन दोनों के बीच में इतना स्पेसिंग है, मतलब एनर्जी इसका इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें एनर्जी मिल जाएगा। अगर तुम्हें लेमडा मिल गया, अगर अलग अलग वेवलेंथ तुम्हें मिल गया, लेमडा मिल गया कि नहीं, तो ये जो लेमडा है वो लेमडा क्या बेटा, लेमडा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये लेमडा एक्सपेरिमेंटल है। और फिर जो फॉर्मूला यहाँ पर बोर ने बनाया यहाँ पर है ना, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/M2² है ना। तो यहाँ से इस लेमडा को वेरीफाई किया गया। तो यहाँ पर जो लेमडा था और ये जो लेमडा, जो बोर थ्योरी से जो लेमडा कैलकुलेट किया गया, दोनों एग्जैक्ट मैच करता था, ठीक है। इसका मतलब बोर थ्योरी करेक्ट है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अभी भी कोई डाउट है? नो सर। अभी भी कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया किस तरह से वेरीफाई किया? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर थ्योरी का जो लिमिटेशंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो लिमिटेशंस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन है, यहाँ पर पहला दिया गया है, it does not explains the spectra of atoms having more than one electron। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है ना। जो बोर थ्योरी था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। अगर किसी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोर थ्योरी फेल हो जाएगा, है कि नहीं। ये फर्स्ट लिमिटेशन इसका है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आ जाओ। सेकंड के पहले हम लोग आए थे, चलो ठीक है, सेकंड पर ही आ जाओ। सेकंड में दिया गया है, बोर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्स टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्टार्क इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स और आयंस। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द when source of a spectrum is placed in a strong magnetic field or electric field, each spectral line further splits into a number of lines. This observation could not be explained on the basis of Bohr's model। तो देखो बेटा, वन बाय वन हम लोग चलेंगे। पहले आ जाते हैं जीमान इफेक्ट पर, क्या, ठीक है। फिर आएंगे स्टार्क इफेक्ट पर। तो आते पहले जीमान इफेक्ट को देख लेते हैं। जीमान इफेक्ट को देखने के लिए पहले क्या करो बेटा, तुम इस तरह डिस्चार्ज ट्यूब लोगे। डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें कौन सा गैस भरा बेटा? यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस। तो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को तुमने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे करंट लगा दोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? अलग अलग लाइन मिलेगा, ठीक है। जो लाइन आ रहा है उसको प्रिज्म से पास किया, ठीक है, इस तरह से। और इसको फोटोग्राफिक प्लेट में इस तरह से मैपिंग करा ले रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर तुम्हें लाइन मिलेगा, ठीक है। तो मैं केवल एक लाइन को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। तुमने यहाँ पर एक लाइन को ले लिया, पिक कर लिया, उसको जूम कर लिया, देख लिया, तुम एक लाइन को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो, ठीक बेटा। ये सिंगल लाइन यहाँ पर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने वाला। तो अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से जो स्पेक्ट्रल लाइन अब दिखाई दे रहा था, पहले सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे रहा था, अब क्या होगा बेटा, जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या होगा, अलग अलग लाइन में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। 2 या 3 या 4 लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। समझा रहे बेटा? पहले क्या था, अगर तुमने यहाँ पर फील्ड नहीं लगाया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो यहाँ पर केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन था, इस तरह से एक स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे तुमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, वैसे ही यहाँ पर जो एक सिंगल लाइन था वो मल्टीपल लाइन में टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमान इफेक्ट। तो क्या बोलोगे बेटा, जीमान, ठीक है। ये जीमान इफेक्ट है। जीमान इफेक्ट क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड में सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाता है, और इसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल हो गया बोर मॉडल। ठीक है, जीमान इफेक्ट समझ में आ गया बेटा? यस सर। किसी को डाउट नहीं जीमान इफेक्ट में? अब आते हैं स्टार्क इफेक्ट पर। ठीक है, अब स्टार्क, जब तुमने जीमान इफेक्ट देखे बेटा तो स्टार्क इफेक्ट तो बहुत ही आसान है। तो स्टार्क इफेक्ट में क्या लगाओगे यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तुम क्या लगाओगे बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा? ये तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ना, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि जो एक सिंगल लाइन दिखाई दे रहा है ना, वो दो लाइन में टूट जाता है। पहले सिंगल लाइन था यहाँ पर, ये सिंगल लाइन था, अब ये सिंगल लाइन डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट में जो लाइन है वो भी मल्टीपल लाइन में स्प्लिट हो जाता है, जो एक लाइन था वो डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट में सिंगल लाइन डबल लाइन में, या मल्टीपल लाइन बोलते हैं, ज्यादा का लाइन है तो मल्टीपल लाइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो लाइन में स्प्लिट होता है। ठीक है, तो एक लाइन अगर दो लाइन में स्प्लिट हो रहा है उसको स्टार्क इफेक्ट बोलोगे, और इसको भी बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक है, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो याद कर लोगे तुम दोनों को? याद हो जाएगा ना बेटा? यस सर। ये तुमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। बोलो बोलो बेटा। सर ये दोनों फील्ड से सर, ये सर जो एक लाइन आई है वो स्प्लिट कैसे हो रही है सर? तो फोटोग्राफिक प्लेट में कैसे हो रहा है? यस सर। हाँ, तो यही तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर थ्योरी ने ना बेटा, ये तो लिमिटेशन है बोर थ्योरी से, तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? अभी तक तुमने यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, बोर मॉडल पढ़ा है ना, दो मॉडल तुमने पढ़ा है, और न तो ये रदर मॉडल एक्सप्लेन होगा ना तो बोर मॉडल एक्सप्लेन होगा। जब हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर ये एक्सप्लेन होगा। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बताएंगे कैसे ये सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन में स्प्लिट हो रहा है। ठीक बेटा, क्योंकि अभी तक तुमने केवल बोर मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ये इसका ड्रॉबैक है। लिमिटेशन मतलब क्या हुआ बेटा? ड्रॉबैक है, इसे तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। नहीं तो बोर एक्सप्लेन कर देता खुद ही, अगर एक्सप्लेन हो जाता तो, है ना? तो जब एक्सप्लेन होगा आगे के मॉडल में, जब आगे के मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए वेट करो। चलो आगे चलते बेटा। आगे है डी ब्रोगलीज सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक light have dual character. It has particle and wave character. Bohr treated the electron only as particle. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो पार्टिकल होता है वो डुअल नेचर शो करेगा। एक साइंटिस्ट बेटा, साइंटिस्ट का नाम क्या था? डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, कोई भी पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा, मतलब वो लाइट की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जब बोर मॉडल हमने एक्सप्लेन किया था, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, केवल पार्टिकल, वेव नेचर को हमने कंसिडर नहीं किया था, है ना? ठीक बेटा, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। बोर मॉडल में केवल और केवल पार्टिकल नेचर इंक्लूड किया गया है, वेव नेचर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोनों ही नेचर को इंक्लूड करना जरूरी है, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी, इसलिए इसको, ये इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, अनदर ऑब्जेक्शन ऑफ बोर्स थ्योरी कम्स फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of small moving particle like electron. The postulates of Bohr that electron revolve in a well-defined orbit around the nucleus. ठीक है, electron revolves well-defined orbit around the nucleus with well-defined velocity. It is not tenable. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का, दोनों
चीज एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे, वेलोसिटी और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोर ने अपनी कंसिडरेशन में क्या बोला, जो पोस्टुलेट था उसमें, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा इस तरह से, उसका एक वेलोसिटी होगा, है ना। ये इसने कन्फर्म होकर के बताया था कि इसका वेलोसिटी इतना होगा, इसका जो स्पीड होगा 10⁻⁶ अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, है ना। जबकि ये ट्रू नहीं है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है बेटा हाइजेनबर्ग थ्योरी को, इसलिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है बेटा, एक और बार बता दीजिए थर्ड पॉइंट। थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाले में क्या बोला गया कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल, है ना, उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे। मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम को हम लोग यहाँ पर पी लिख देते हैं, पी मतलब मोमेंटम हो गया, और पोजीशन क्या है यहाँ पर बेटा, पोजीशन क्या है एक्स, ठीक है, कि वहां पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है। तो मोमेंटम और पोजीशन एक साथ तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन बोर ने अपने कंसिडरेशन में जो पोस्टुलेट दिया था उसमें दोनों को ही एग्जैक्ट वैल्यू अज्यूम किया था। उसने मोमेंटम को भी फिक्स कर दिया, लीनियर एंगुलर मोमेंटम को, और उसका पोजीशन भी, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसको भी फिक्स कर लिया था, जबकि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। चेंज होती रहती है, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लोग फिक्स नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस समय कहाँ पर है। ये इसका ड्रॉबैक, तो 4 ड्रॉबैक है, चारों याद कर लोगे बेटा। तो आगे यहाँ पर है डुअल कैरेक्टर, उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों को देखना है यहाँ पर। थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए एक बार फोटो में। देख लो बेटा, ओके सर। आगे देखो, डुअल कैरेक्टर पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर जिसको बोल सकते हैं, और यही डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने इसी इक्वेशन को बनाया था। ठीक बेटा, इसलिए इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डुअल नेचर लिया गया बेटा। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर जो होगा, तो तुम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलोगे। ठीक है, ये एटम है यहाँ पर, तो एटम में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसका 2 नेचर होगा, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पर वेव भी होगा इलेक्ट्रॉन, और एट ए टाइम सेम टाइम पर ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, ये बताया था बेटा डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो अब इसका डी ब्रोगली इक्वेशन बनता है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है तो इसका एनर्जी भी तुम निकाल सकते हो बेटा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होगा E = अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो E = क्या होगा बेटा, h/nu, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव नेचर यहाँ ले लिया है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या यूज करते हैं बेटा, E = mc² यूज करते हो ना, है ना। अगर पार्टिकल है उसमें मास है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, E = mc²। तो ये पार्टिकल का एनर्जी है, ये भी पार्टिकल का एनर्जी है, सेम पार्टिकल का एनर्जी है, तो दोनों को तुम इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, hν = mc²। ठीक है, अब c से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो hν / c, hν / c = mc। ठीक है, फिर यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, hν / c, hν / c = क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा तुम्हारा mc, मतलब यहाँ पर मास हो गया, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और मोमेंटम होता है बेटा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। ठीक है, यस सर, मोमेंटम को p लिख दिया गया, मोमेंटम को तुमने p लिख दिया। ठीक है, और ν/c यहाँ पर जो तुमने लिखा है ν/c, तो h डिवाइड बाय फिर से बेटा
है ना। देखो क्या होता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। अब यहाँ पर दिया क्या गया, लिखा क्या गया, न्यू डिवाइड बाई सी। सो न्यू डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। So in place of nu divided by c, you can write 1 by p, 1 by lambda, sorry, 1 by lambda, ठीक है। 1 by lambda is equal to p। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू h by lambda। एक मिनट बेटा, बोलने तो पहले मुझे पूरा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू h by lambda, ठीक है। मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू h by lambda, ठीक है। तो यहीं पर बेटा यहाँ पे डराइव भी किया गया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा बस उसको थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पे लिखा गया है। तो वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल्स was calculated with analogy with photons. In case of photon, it is assumed to have wave character. Its energy is given is equal to h nu। अगर ये पार्टिकल है तो एनर्जी क्या होगा, h इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। तो h nu इज इक्वल टू mc, दोनों एनर्जी तुमने इक्वेट कर दिया, h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बट nu इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc। ये सब रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, ठीक है। वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। याद रखो यहाँ पर जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किसके साथ एसोसिएटेड बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, मूविंग पार्टिकल है, मैटर है ना। मैटर मतलब जिसके पास मास हो, है ना, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर होता है। तो अब ये जो वेवलेंथ है इस मैटर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर जो वेव होगा उसको मैटर वेव बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है, मैटर वेव। तो अगर मैटर के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, तुमने मैटर का कोई वेव निकाला, उसको मैटर वेव बोलते हैं। और मैटर वेव का जो वेवलेंथ है, याद रखो हमेशा मैटर वेव का वेवलेंथ लैम्डा h बाई p से ही निकालोगे। यहाँ पर जो वेवलेंथ लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू है ना, यहाँ पर h न्यू इस तरह से नहीं निकालोगे, यहाँ पर h न्यू वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h बाई p, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके ही लैम्डा निकालोगे, ठीक बेटा। अब इसको नोट कर लोगे, नोट करने के बाद डाउट पूछोगे, ठीक है। सर एच न्यू का यूज क्यों नहीं करेंगे, 1 बाय 1 पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर एच न्यू का यूज क्यों नहीं करेंगे। एच न्यू क्या बेटा, एच न्यू जब तुम लेते हो, है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जो ये फॉर्मूला है किसके लिए केवल एप्लीकेबल है, केवल और केवल फोटॉन के लिए, ठीक है। और अगर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर यूज करते हो, ये फॉर्मूला किसके लिए बेटा एप्लीकेबल है, केवल और केवल पार्टिकल के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पर मैटर वेव तुम निकाल रहे हो, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का तुम वेवलेंथ निकाल रहे हो, या फिर प्रोटॉन का वेवलेंथ निकाल रहे हो, या फिर न्यूट्रॉन का वेवलेंथ निकाल रहे हो, ठीक है। तो वहां पर डुअल नेचर का फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, ठीक बेटा। ओके सर, इसलिए ये वाला प्रोटॉन वाला फॉर्मूला तुम यूज नहीं करोगे, जो प्रोटॉन तो है नहीं। ओके सर। सही, यहाँ पे m स्पीड नहीं, m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c यहाँ पर स्पीड ऑफ अगर लाइट c तो स्पीड ऑफ लाइट होगा, तो फिर सर मोमेंटम के लिए तो मास दोनों का सेम होना चाहिए। मोमेंटम के लिए मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट होगा ना। स्पीड होता है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, सर वो एक ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है ना, p इज इक्वल टू mv, है ना। यहाँ पर v जब तुमने क्या ले लिया है, p इज इक्वल टू mc होगा कि नहीं बेटा, है ना, ये तो लिया तुमने। यस सर। इसको तुमने क्या ले दिया, मोमेंटम p लिख दिया यहाँ पर। तो मतलब जिसका मास लेंगे उसी के उसकी वेलोसिटी लेंगे ना। एक ही चीज रहेगा बेटा, मूविंग पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है उसी का तुम स्पीड निकालोगे, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया रहेगा, अगर प्रोटॉन है प्रोटॉन का स्पीड दिया रहेगा। क्वेश्चन करेंगे अभी, घबराओ मत। क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो नहीं वो नहीं यूज करना है, दिया रहेगा इसमें, ठीक है। सर जो आपने किया सर p इक्वल्स टू mv,
सर उसमें सर जो हाँ, हमने p इक्वल टू mc से उसको mv बना दिया। सर तो सर स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड है सर, वेलोसिटी थोड़ी ना है। तो जो तो उसको इलेक्ट्रॉन का बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यही तो होता है ना बेटा, है ना? यस सर। हाँ, इसलिए यहाँ पर सी लिख लिया गया डायरेक्ट। ओके अगर कोई दूसरा पढ़ के होता है तो वहां पर उसका स्पीड तुम यूज करते हैं, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट किसी को नहीं है? तो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लिख लिया बेटा, नोट कर लिया है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्लियर हो जाए। T. Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with a velocity of 10 meter per second is approximately, ठीक है? तो यहाँ पर वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी का दिया गया देखो यहाँ पर है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक है, मास को दिया गया 60 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लोगे मास को, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट यूज करना है। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट वो भी दिया गया है, ठीक है? तो निकालना यहाँ पर वेवलेंथ, निकाल लो तुम लोग बेटा, ट्राई करो। डन सर। सर डन। तो लैम्डा इज इक्वल टू h by p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv, है ना? तो यहाँ पर h का वैल्यू दिया गया 6.63 into 10 पावर माइनस 34, मास दिया गया 60 ग्राम, तो 60 into 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। और स्पीड दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 10 को 10 ही रहने दो, ठीक है? तो सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, आ रहा है बेटा आंसर? यस आंसर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 33 मीटर, है ना? आसान बेटा। तो यहाँ पर जो तुमने बी रखा, देखो यहाँ तुमने स्पीड ऑफ लाइट नहीं रखा यहाँ पर, है ना? इसलिए पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पर जो गिवन स्पीड है वही तुमने रखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पीड होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट रख लिया गया स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर E is equal to mc स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तो c स्पीड ऑफ लाइट होती है ना? हाँ यहाँ देखो बेटा, सर वो कैलकुलेट, हाँ बोलो बेटा, वो तो करेक्ट है ना? अगर किसी भी पार्टिकल का, देखो एक मिनट बेटा, अगर कोई भी पार्टिकल है मास उसका m है, तो आइंस्टीन फॉर्मूला में क्या बोलता है? अगर मास m है तो उसका एनर्जी क्या होगा? E इक्वल टू mc स्क्वायर, हमेशा यहाँ पर एक ट्रू होगा बेटा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे नहीं तो हमेशा क्या रखोगे? E इक्वल टू mc स्क्वायर भी रखोगे। c तो स्पीड ऑफ लाइट है, और अगर हाँ स्पीड ऑफ लाइट है सी यहाँ पर, सर जो नया फॉर्मूला डिराइव किया उसके अंदर तो c ऑब्जेक्ट की ठीक है? ऑब्जेक्ट नया फॉर्मूला कहाँ डिराइव किया बेटा? फॉर्मूला देखिए बेटा, यहाँ पर यही ना बेटा, अगर ये है यहाँ पर, है ना, ये जो पार्टिकल यहाँ पर है h इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना? तो ये तो फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके सर। सर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगी इसकी वेवलेंथ। तो वहाँ पर वेव नहीं होगा ना बेटा। आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद अ फोटॉन मूविंग 1 to 10 पावर 3। कर लिया बेटा ये? यस सर। ओके, तो यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है, ठीक है? तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h by p, लैम्डा इज इक्वल टू h इज इक्वल टू m h डिवाइड बाय mv। तो m का वैल्यू भी दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है, h का वैल्यू दिया गया, सब कुछ रखोगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 0.4 नैनोमीटर, ठीक है? 0.40 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही आएगा यहाँ पर मीटर में आएगा, तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में, ठीक है?
आ जाते हैं और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ थोड़ी और पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। देखो क्या होता है, कहीं कहीं पर काइनेटिक एनर्जी दे देगा, वेलोसिटी यहाँ पर नहीं देगा, पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर वेव का वेवलेंथ पूछेगा और क्या दे देगा बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मालूम है काइनेटिक एनर्जी के ई दैट इज ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? नो यस सर। सर, है ना? नो सर। तो यहाँ पर जो ई है ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो 2 एम ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 एम ई, मतलब स्क्वायर रूट ले लो, इज इक्वल टू एम वी, एंड एम वी इज नथिंग बट मोमेंटम, ठीक है। तो जो वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी यहाँ पर तुम क्या रख दोगे बेटा, मोमेंटम यहाँ पर जो दिया गया वो रख दोगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 एम ई। तो यहाँ पर जो ई है क्या बेटा, ई यहाँ पे याद रखो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर रखोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ से Yes, sir. याद करना पड़ेगा, याद कर लो या फिर तुम बना लो एग्जाम में तो सही है, यहाँ पे याद करना तो याद भी कर लो, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 me वेयर E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, अब इस सब क्वेश्चन से खत्म हो जाए। सर एक बार वो वापस दिखा दो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ। हाँ देख लो बेटा, हो गया। यस सर, हो गया। यस एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ ये देखो, ये तो हो गया है ना। The wavelength associated with tennis ball 200 ग्राम moving the speed of 5 मीटर पर सेकंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो हो गया सर क्वेश्चन, ये वाला भी हो जाएगा, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस अगर काइनेटिक एनर्जी दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखकर तुम निकाल लोगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी वाले में? नहीं नो सर। नो सर। सर इसमें सर रूट 2 एम से काइनेटिक एनर्जी है। नहीं नहीं, जो ई यहाँ पर दिया गया बेटा, ई केवल काइनेटिक एनर्जी है। देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, ई है। देखो यहाँ लिखा गया काइनेटिक एनर्जी ई, ये काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जो E है वो काइनेटिक एनर्जी है, m क्या बेटा, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर निकालना बेटा नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव क्या है पहले तो समझेंगे हम लोग। ये कहाँ से आ गया, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, अपने मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव की तरह इस तरह से मूव करेगा कि नहीं। वेव इस तरह से होता है, ऊपर नीचे ऊपर जिस तरह चलता है बेटा वेव, है ना। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव की तरह शो करते हैं। यहाँ देखो ये वेव है, ये इलेक्ट्रॉन का वेव है, ठीक है, इस तरह से वेव है।
तो बेटा दिख रहा है वेव, है ना। तो अगर एक वेव की बात की Yes, जाए, sir. नंबर ऑफ वेव की बात की जाए, तो जहां से बेटा स्टार्ट हो रहा है अगर वापस वहीं पर आ जाए तो इसको बोलते हैं वन वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इसको वन वेव बोलते हैं, वन वेव, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ, इसको वेवलेंथ बोलते हो, है ना। और इसको क्या बोलोगे बेटा, वन वेव, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, वन वेव। वन वेव का जो वेवलेंथ है बेटा, उसको लैम्डा तुमने लिख दिया यहाँ पर, समझा बेटा। नंबर ऑफ वेव मतलब अगर मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, है ना, और फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेव तुम्हें बताना है यहाँ पर। तो अब नंबर ऑफ वेव लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दो हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक थ्री हो गया। तो नंबर ऑफ वेव कितना, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 वेव हो गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ओपन तो होगा नहीं, है ना। इसका एंड क्या होगा, क्लोज होगा। जो दोनों एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, और इस वाले एंड को मिला दो, ठीक है। ये दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इस तरह से वेव क्रिएट होगा। तो अब तुम्हें यहाँ बताना है कि कितने वेव यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेव तुम्हें निकालना है। तो पहले तो समझ में आएगा बेटा वेव क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव का मतलब क्या है, समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो नंबर ऑफ वेव कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वेव हम लोग निकालेंगे बेटा, यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, वो कितना होता है। अगर तुम्हें किसी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना हो, ठीक है, तो क्या होता है बेटा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, अगर यहाँ पर एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, तो एन वेव, यहाँ मान लेते हैं हम एक्स वेव बन रहा है, एक्स वेव, ठीक है, एक्स वेव। तो एक्स वेव का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एक्स लैम्डा। फिर से देखो यहाँ पर, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो वेवलेंथ क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर देखो, मालूम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है बेटा, लैम्डा होता है। एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। दो वेवलेंथ का वेवलेंथ कितना होगा बेटा, 2 लैम्डा होगा। अगर एक्स वेवलेंथ यहाँ पर क्रिएट होता है, एक्स वेवलेंथ का वेवलेंथ क्या होगा बेटा, एक्स लैम्डा होगा। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर होगा, जिसको क्या बोलो बेटा, एक्स लैम्डा। तो यहाँ से मान लो तुम स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट से, फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जा रहे हो, है ना। इस पॉइंट से स्टार्ट करके तो तुम वापस इस पॉइंट पर आ जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, एक्स लैम्डा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स लैम्डा। इसमें किसी कोई डाउट है? नो सर। हाँ सर। यहाँ पर हमने अज्यूमशन क्या लिया एक बार और बेटा, बता दीजिए। अज्यूम ना, नंबर ऑफ सर अभी आपने जो वेव, एक बेटा, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू एक्स। लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ वेव x है, हेंस सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एक्स लैम्डा। जो सरकमफेरेंस बेटा एक्स लैम्डा होगा, एक्स लैम्डा। फिर से देखो बेटा, किसी ने पूछा, फिर से देखो, मान लेते हैं यहाँ से वेव चला, यहाँ पर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वेव हुआ, इसके को समझना बेटा, फिर वही बोलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वेव, तो नंबर ऑफ वेव कितना होगा बेटा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक वेव होगा, यहाँ से यहाँ तक सेकंड वेव होगा कि नहीं। अगर एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है ना, एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, तो दो वेव का वेवलेंथ कितना होगा, 2 लैम्डा होगा। अब यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्स वेव क्रिएट कर रहा है, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू एक्स, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, एक्स लैम्डा होगा, यस सर, है ना। तो एक्स लैम्डा लग गया, सर्कमफेरेंस इक्वल टू एक्स लैम्डा, एंड अगेन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये भी तुम्हें मालूम फार्मूला है, तो मैथ का फार्मूला है, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर लिख दिया तुमने, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो सर्कल का है ना पेपर थोड़ी 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स लैम्डा, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स लैम्डा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है ना सर। सर सर्कमफेरेंस सर्कल का है ना। हाँ, जो तुम्हारा पाथ है ना, पाथ का ही, अब यहाँ पे तुम बोलो कि ये पूरा वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ नहीं होता बेटा, यहाँ पर ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ, है ना, ये लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है, यहाँ से यहाँ जो कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हारा वेव होगा, लैम्डा होगा, ठीक है बेटा। ये इसका जो पाथ है, ये बेटा इसको तुम काउंट करके तुम बोलोगे सर्कमफेरेंस, जो वेव बेटा, जो वेवलेंथ है ना, यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा होता है। अगर यहाँ पर एक्स वेव बन रहा है तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना होगा, एक्स लैम्डा होगा, ठीक है। तो हमने क्या जिम किया, जो इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ पे इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो जो यहाँ का ऑर्बिट है, ऑर्बिट का है ना, यहाँ पे देखो, ये जो तुमने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है, और ये वेव तुमने बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव है, तो यहाँ पर 3 वेव क्रिएट हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा होगा, एंड 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो यहाँ पर 3 का लेकर यहाँ पर नंबर ऑफ वेव कितना जनरेट हुआ, x, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू x, ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू x लैम्डा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने रिलेशन नंबर 1 ले लिया, आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो जो MVR होता है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है ना बेटा, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 पाई आर क्यों रखेंगे, देखो यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू NH बाई, है ना, NH बाई क्या होगा बेटा, NH बाई MV, यस। और H बाई MV क्या है बेटा, H बाई MV लैम्डा। लैम्डा है, ठीक है, ये होगा रिलेशन नंबर 2। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू x लैम्डा एंड 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, x लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, ठीक है, मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वहां पर उतना ही वेव क्रिएट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पर है तो कितना वेव क्रिएट होगा, 2 वेव क्रिएट होगा, 2 वेव्स, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन 1 वेव क्रिएट होगा, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ वेव n होगा। तो नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू एनर्जी लेवल, ठीक है। चलिए एक बार वापस बता दो। क्या बेटा, क्या बताएं, बात सब तो क्लियर है यहाँ पर, देखो और दो सेकंड इक्वेशन में जो आपने किया वो समझ नहीं आया बेटा। यहाँ पर जो बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट है, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, यहाँ पर कितने लिखा है ये, है ना, यहाँ पे लिख लो बोर्स पॉस्टुलेट, ठीक है, बोर्स पॉस्टुलेट। तो बोर्स जो सेकंड पॉस्टुलेट बेटा MVR इक्वल टू NH/2 पाई होता है ना, यस सर। तो यहाँ पे तुमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड और MV से डिवाइड कर दिया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, MV से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई R हो जाएगा, NH/MV होगा। तो यहाँ पर 2 पाई से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया और MV से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आगे जाएगा ना बेटा, ये नीचे वाला आएगा ना, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो H/MV यानी को छोड़ो, यहाँ पर H/MV क्या होता है,
h by mv इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h by mv होता है कि नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू Yes. h by mv या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h by p, है ना। जो मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है तुम्हारा, मैंने इसका यूज कर लिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। सो 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा, है कि नहीं, ये n लैम्डा आ गया, इसमें आ रहा है n लैम्डा, Yes. एंड 2 pi r इज इक्वल टू x लैम्डा, 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या Yes. बचेगा, x इज इक्वल टू n। सो नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, यस सर। दोबारा बता दूं क्या समझ में आ गया? सर समझ आ गया। ठीक है, और किसी को बेटा कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। सर नंबर, सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो। सरकम एक्स एक्स लैम्डा के इक्वल क्यों होगा? हाँ बेटा, इस पर तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने दिया था, तुम कहाँ थे, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन लूज हो गया था क्या? सर देखो यहाँ थोड़ा पर सा ठीक से लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू x। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से देखो, कनेक्शन लूज हो गया, फिर से दोबारा देख लो, है ना। देखो, तो ये तुम्हारा वेव जा रहा है, ठीक है, ये एक वेव बना, 2 वेव बना, 3 वेव बना, है ना, इस तरह से वेव बन गया। तो यहाँ पर कितना वेव बना है, वेव कितना बना बेटा, कितना वेव क्रिएट हुआ है? यहाँ से यहाँ तक वेव, एक वेव हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ। इसको मान लेते हैं x वेव क्रिएट हुआ, ठीक है। एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, x लैम्डा होगा। अगर इस इंड को मिला दो, जो इंड बना है इसको इंड को मिला दो, तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं, इंड को मिला दोगे एक क्लोज सर्कल बनेगा इस तरह से। इस क्लोज सर्कल का डिस्टेंस कितना है बेटा, अगर तुम मेजर करोगे तो कितना होगा, ये x लैम्डा होगा कि नहीं? यस सर, 2 पाई आर, है ना। तो x लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r होगा, समझ में आ गया। ठीक है, और किसी कोई डाउट बेटा पूछ सकते हो। No sir. तो आगे चलते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर बोला गया है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously the momentum of a small microscopic moving particle with absolute accuracy or certainty। तो यहाँ पर क्या मेजर तुम नहीं करते बेटा, साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, तो किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, किस पार्टिकल का बेटा, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया बेटा। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये इसका प्रिंसिपल है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ इक्वेशन भी लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं जो पोजीशन है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है। ठीक है, जो पोजीशन बेटा, पोजीशन को हम लोग एक्यूरेटली, देखो यहाँ क्या लिखा है वर्ड, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। तो अगर यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा, कुछ न कुछ एरर होगा। जो एरर है उसको डेल्टा एक्स लिख दिया। तो डेल्टा एक्स क्या बेटा, एरर है, एरर इन पोजीशन। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका पोजीशन में जो एरर तुमने डेल्टा एक्स लिख दिया,
जो मोमेंटम है, मोमेंटम को मेजर किया, मोमेंटम में जो एरर है उसको डेल्टा पी लिख दिया, ठीक है। तो डेल्टा क्या बोलोगे बेटा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यहाँ पर क्या होगा डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स क्या बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। So delta x into delta p always greater than or equal to h by 4 pi, ठीक है। ये हमेशा डेल्टा x इंटू डेल्टा p हमेशा h by 4 pi से ज्यादा ही होगा, मतलब उसमें जो मिनिमम एरर है h by 4 pi का होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इसको थोड़ा सा आप भी तुम लिख सकते हो, डेल्टा x जो मोमेंटम होता है बेटा क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू का भी होगा, है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। आप उन्हें मास से डिवाइड कर दो इसको, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई m, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई m ये है, एक मिनट, ये बेटा यहाँ पर तो m लिख दोगे। सर अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेट? अच्छा ठीक है, साइमल्टेनियसली क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ मेजर क्यों नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कोई पोजीशन अगर मेजर करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेजर करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर मेजर करना है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लाइट से कोलाइड, जो इलेक्ट्रॉन के बीम से इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेंगे, ठीक है। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको लाइट से कोलाइड करते हैं, जो लाइट हो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। पहले क्या करोगे, जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट क्या करेगा, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, एटम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से लाइट है बेटा, इससे कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें कितना एनर्जी चेंज है, जो डेल्टा ई है, कितना एनर्जी इसमें चेंज हुआ, और यहाँ पर जो मोमेंटम है, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, मोमेंटम है ना, उससे हम लोग निकालते हैं इसका पोजीशन x निकालते हैं और मोमेंटम निकालते हैं mv। समझ आ रहा है बेटा, हम लोग यहाँ पर एक लाइट यूज करेंगे, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, जो लाइट है, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है। तो ये जो लाइट है इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पर एक एनालाइजर लगा रहता है, ठीक है। तो एनालाइजर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मेजर करता है, तुम्हारे सिलेबस है तभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये तुम्हारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, फिर इसका तुमने मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मेजर किया, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पर मोमेंटम निकाल लिया, जैसे तुमने मोमेंटम निकाला वैसे क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो लाइट है, लाइट इससे कोलाइड करके इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज कर देगा कि नहीं। जो तुमने यहाँ पर लाइट लिया है, जो फोटान है, फोटान जब इस लाइट से इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने के बाद क्या होगा, जब इसका पोजीशन चेंज होगा तो अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या फिर जो लाइट है, यहाँ पर जो लाइट तुमने लिया है लाइट, ठीक है, लाइट अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। जब अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो रहा है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो इसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम एक्यूरेटली तुम मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक बेटा, समझ में आ रहा है। एनालाइजर को अगर सोर्स ऑफ लाइट दे दो, सोर्स ऑफ क्या बेटा, एनालाइजर को सोर्स ऑफ लाइट की जगह पे रख दे। एनालाइजर को यहाँ पर बेटा देखो होता क्या है कि तुमने क्या किया, यहाँ पर एनालाइजर लगाया, यहाँ पर एनालाइजर, अब इलेक्ट्रॉन बेटा जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर जाए तो यहीं पर एनालाइजर लगाओगे ना बेटा,
अगर तुम यहाँ पर एनालाइजर लगा दोगे, यहाँ पर तो लाइट आ ही नहीं रहा रिफ्लेक्ट होकर, जहाँ पर लाइट आएगा वहीं पर तो मान लो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर वापस भी आ गया, तब भी तो ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके ही वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज करके ही तो वापस आएगा। कहीं पर भी यहाँ पर एनालाइजर को तुमने कहीं भी यहाँ पे लगा दिया, चाहे यहाँ पे लगा दिया, कहीं पर भी तुम एनालाइजर को लगाओ, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होने के बाद ही तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर एनालाइजर के पास पहुंचेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होकर लाइट एनालाइजर के पास पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम ऑपोजिशन दोनों चेंज करके लाइट पहुंच रहा है। से डायरेक्टली अगर हम एनालाइजर के ऊपर उसको भेजे तो पॉसिबल नहीं बेटा ना। ठीक बेटा, तो अब ये समझ लो बेटा, जो तुम्हारे सिलेबस में उसको देख लो। अब हमारे सिलेबस में ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो नोट कर लो। पर बेस्ट एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नोट कर लिया? बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछेगा, जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट पूरा अच्छे से याद करना है पूरा, और ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, दोनों चीज, स्टेटमेंट फॉर्मूला दोनों एक साथ। ठीक है? यस सर। सर डेल्टा ई डेल्टा टी विथ 4h अपॉन उसके ग्रेटर होगा। क्या? डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा बी कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्या बोले बेटा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। यस। ठीक है, तो डेल्टा ई मतलब क्या हुआ बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी हाइजेनबर्ग का ही फॉर्मूला है। यहाँ तुमने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर चेंज कर रहा है बेटा, यहाँ जो तुमने लाइट को कोलाइड कराया है, इसका एनर्जी चेंज हो रहा है बेटा, एनर्जी है ना, तो एनर्जी में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर डेल्टा ई लिख दिया, और यहाँ पर जो टाइम है, तो ये भी एक फॉर्मूला है कि इसका यूज नहीं होता केमिस्ट्री, तभी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, इसका यूज फिजिक्स में होता है, तो फिजिक्स में बता जाएगा फॉर्मूला। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, ये फिजिक्स में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, तो टाइम इन वेरिएंट फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, टाइम को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और फिजिक्स में टाइम को वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला है फिजिक्स में यूज किया जाएगा, केमिस्ट्री में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला। फिर भी लिख लो, अगर क्वेश्चन आता तो कर लोगे। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, तो ये भी हाइजेनबर्ग का ही फॉर्मूला, बस इसी को तुमने सेकंड फॉर्म में यूज कर लिया है, यही फॉर्मूला यहाँ पर तुमने यूज किया दोबारा। इस फॉर्मूले को भी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर गिवन द मास सर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, सर ये वाला फॉर्मूला सर वेरिएबल टाइम के लिए होगा ना यूज? बेटा वहाँ पर टाइम दिया गया, टाइम मतलब क्या है, वेरिएबल टाइम यूज होगा तभी तो टाइम दिया है यहाँ पर। सर मतलब सर बेटा एक बात सुनो, जो केमिस्ट्री बेटा उसको पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर हम लोग बाद में आ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले पर, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो इस पर दिमाग खर्च कर रहे हो अपना। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा हम बता देंगे, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं डेल्टा ई डेल्टा टी पर। ठीक है, याद रखो यहाँ जो डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, डेल्टा की बेटा एनर्जी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना बेटा, गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10^31 किलोग्राम, लेंथ कांस्टेंट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 h। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है, निकाल लोगे? यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h बाई 4 पाई m। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो m ही लिखोगे। ठीक है,
तो डेल्टा डिस्टेंस यहाँ जाएगा 0.1, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी निकालना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा वी तुम्हें निकालना, डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4 पाई। x का वैल्यू मेरा तो यहाँ पे x का वैल्यू है 6.626 into 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय m मास ऑफ देखा 9.11 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो साइड में रखोगे तो जो आंसर आएगा बेटा, तो डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.79 into 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। ओके और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन बेटा केवल स्टडी रिलेटेड कुछ यहाँ पर पोस्ट करोगे, ठीक है? यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये सब चीजें फालतू से नहीं यहाँ पर पोस्ट करना है कुछ भी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कुछ पूछना है तब यहाँ पूछोगे, ठीक बेटा? ओके सर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, तो उसको देख लेंगे। तो इसमें आज में जो पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो, पूछो। सर हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट दिखा दीजिए सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पूरा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा होगा? यस सर। सर एक चीज पूछ रही थी आपसे। पूछ लो। सर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो था वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? प्लैंक्स ने दिया था ना बेटा। प्लैंक सर उसने नहीं किया था, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने उसका यूज किया था। ओके सर। अच्छा। उसका यूज करके अपना मॉडल बनाया था फर्स्ट। ठीक है, क्वांटाइजेशन का यूज सबसे पहले यूज किया था क्वांटाइजेशन का प्लैंक्स ने, इसने बोर ने, और ये दिया था प्लैंक्स ने। ठीक है, ओके सर। जो सबसे पहले स्पेक्ट्रम जहाँ से शुरू होता। क्या बेटा? आज हाँ बेटा, टेस्ट में क्या आने वाला है सुन लो। जो आज मैंने पढ़ाया वो टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आज से पहले जो क्लास में पढ़ाया गया था, मतलब हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम तक जो मैंने बताया था वहां तक आएगा। आज का जो मैंने पढ़ाया है इसमें से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओके बेटा? और किसी कोई डाउट है? ओके सर। हाँ बोलो सर। स्टार्टिंग में जो स्पेक्ट्रम शुरू हुआ था वहाँ पे सर स्पेक्ट्रम का जो बना हुआ था सर, वहाँ पे एक डाउट है ये। हाँ बोलो, क्या डाउट है इसमें? सर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब सर जो ब्लैक वो एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पर। हाँ बेटा, जो ब्लैक लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, जो ब्लैक लाइट दिखाई दे रहा है वो एब्जॉर्ब हो गया है। स्पेक्ट्रम को सर क्या? और सर स्पेक्ट्रम जो उसको ऊपर बना हुआ है उसका अपोजिट। तो यहाँ पर जो कलरफुल है, जो कलरफुल तुम्हें दिख रहा है लाइन, वो इमिट हुआ है, इमिटेड लाइन। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर देखो, ये वाला जो लाइन है ना, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करूँ यहाँ पर, ये तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे देखो, ये वाला है ना, ये इमिटेड एनर्जी है। ठीक है, इमिटेड एनर्जी। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी। जो एब्जॉर्ब होगा वो कलर यहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा, और यहाँ पर जो इमिट हुआ है वो कलरफुल या चमकीला जो टाइप का दिख रहा है वो दिखाई देगा। और कोई डाउट है? सर मतलब जो में जितना दिख रहा तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। कहाँ पर? ये जो ये नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे एनर्जी लाइट आया ही नहीं है वाला यहाँ पर।
नहीं यहाँ सर, जो ब्लैक, एब्जॉर्प्शन में जितना ब्लैक है उतना यानी जितना जितना ब्लैक निकला है, है जितना उतना है। ब्लैक, देखो देखो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो इमिशन स्पेक्ट्रम, दोनों अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसमें बहुत टाइम दिया था, तुमने शायद मिस किया कुछ। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो पहले मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम एक व्हाइट लाइट का सोर्स लोगे, ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट में पूरा ऑल ऑल वेवलेंथ दिखाई देगा, यहाँ पर ऑल वेवलेंथ है ना। यहाँ पर अगर तुम प्रिज्म लगाओगे तो यहाँ तुम्हें क्या दिखाई देगा, हर एक वेवलेंथ तुम्हें दिखाई देगा, यहाँ पर पूरा का पूरा वेवलेंथ दिखाई देगा, ये वाला लाइन तुम्हें दिखाई देगा, ये वाला लाइन। समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए क्वेश्चन पूछा, उससे मैं पूछ रहा हूँ बेटा। हेलो, यस सर, बोलते रहो बीच में, ठीक है। यस सर, ये व्हाइट लाइट है, तो यहाँ पर जब प्रिज्म से पास करोगे तब पूरा पूरा ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इस तरह से तुम्हें क्या मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पर बना दिया, इसको हटा देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ले लिया तुमने, यहाँ पर तुमने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना दिया, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तुमने यहाँ पर बना दिया, ठीक बेटा? क्या समझ आ रहा है? यस अब क्या किया यहाँ पर तुमने, यस सोर्स में देखो, अब यहाँ पर क्या, ये व्हाइट लाइट है, अब यहाँ कुछ नहीं था, अब तुमने यहाँ पर सोर्स लगा दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये क्या करेगा, कुछ लाइट को जो यहाँ पर आ रहा है उसमें कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझा बेटा? कुछ लाइन को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तो उसका वेवलेंथ यहाँ पर मिसिंग रहेगा, मान लो ये वाला लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो लाइट यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर देखो पहले क्या था, जब यहाँ पर तुमने लगाया नहीं तो पूरा का पूरा वेवलेंथ आ रहा था, यहाँ पर पूरा ये कलरफुल विबग्योर बन गया था। यस सर, जब तुमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, H2 गैस यहाँ पर है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कुछ एनर्जी को, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा, वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर ब्लैक लाइन आ जाएगा। इसे ये एब्जॉर्ब किया, यहाँ ब्लैक लाइन, ये एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर ब्लैक लाइन, ये एब्जॉर्ब किया, वहां पर ब्लैक लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझ में आया अब? सर, ओके, यस तो सर, ये एब्जॉर्प्शन, फिर बता बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वंस मोर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सर एमिशन स्पेक्ट्रम को सर आपने जो इस तरह रख के बता दीजिए। हाँ, ये सैंपल बेटा रखा ना तो अभी, नेक्स्ट क्लास में मिलते डिस्चार्ज हैं। ट्यूब। हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास पूछना डाउट, ठीक है बेटा।